हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो इसमें हमने पहला रोग देख लिया था मलेरिया के बारे में। आज हम दूसरा रोग देखेंगे जो है पेचिस, है ना। दूसरा रोग क्या देखेंगे हम? पेचिस। जिसको अमीबिएसिस भी कहा जाता है। अमीबिएसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पेचिस जो बीमारी है वो किससे होती है? प्रोटोजोआ से ही होती है। इससे पहले हम लोग जब मलेरिया को देखे थे तो मलेरिया का अगर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो मलेरिया भी प्रोटोजोआ से ही होने वाला रोग था, जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण से होता था। और उसका वाहक कौन था? तो उसका वाहक था मादा एनाफिलीज मच्छर। तो अब हम उसी में दूसरा रोग देख लेते हैं, पेचिस, जिसको अमीबिएसिस भी कहा जाता है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन से प्रोटोजोआ के कारण से होता है। तो इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ही पेचिस रोग होता है, और अमीबा की ही वजह से इसका नाम है अमीबिएसिस, है ना। उसके बाद इसका वाहक कौन होता है? कौन इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है ना। ये जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है वो सभी क्या है? संक्रमित रोग हैं, ये फैलते हैं। तो फैलने के लिए किसी भी वाहक की आवश्यकता होती है। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसका वाहक होता है घरेलू मक्खी, जो सभी के घरों में पाई जाती है ना। मस्का डोमेस्टिका जिसका साइंटिफिक नाम होता है। तो घरेलू मक्खी ही है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करता है। फिर ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो इसका प्रभावित अंग है बड़ी आंत। मनुष्यों की जो बड़ी आंत होती है उसी में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के रूप में होते हैं, और उनकी बड़ी आंत में, है ना, हिस्टोलिटिक नामक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी आंत की जो दीवारें होती हैं वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से मनुष्यों का दस्त होता है ना, जिसको पेचिस भी कहा जाता है। और उनके मल के साथ ब्लड वगैरह भी आने लगते हैं। तो उसका कारण है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब हम देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यदि किसी व्यक्ति को होता है ना, तो उसमें सबसे पहला लक्षण होता है कि अतिसार होने लगता है ना। अतिसार का मतलब होता है कि पतले दस्त होने लगते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है। उसके बाद दूसरा है श्लेष्मयुक्त और रक्तयुक्त पेचिस होना। मतलब जब व्यक्ति को पेचिस होता है तो पेचिस के साथ साथ में जो मल निकलते हैं उसके साथ साथ में श्लेष्म युक्त पदार्थ और ब्लड भी आने लगते हैं। तो ये सभी लक्षण किसके हैं? अमीबिएसिस के लक्षण होते हैं, है ना। मतलब वो जो व्यक्ति है यदि उनमें इस टाइप के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का अटैक हो चुका है ना। उसके बाद तीसरा लक्षण है कि जो वो मल त्यागते हैं, है ना, उसमें तीव्र दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। तीव्र दुर्गंध युक्त मल, ठीक है। जो वो मल करते हैं उसमें बहुत ही तीव्र गंध आती है। अगला लक्षण लिख सकते हैं कि जो बड़ी आंत की दीवारें होती हैं, क्योंकि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वह बड़ी आंत को ही प्रभावित करता है। तो बड़ी आंत की दीवारों को, है ना, वो क्या कर देते हैं, ये जो अमीबा होते हैं वो उसको खा लेते हैं, है ना, या उसकी दीवारों को वो डैमेज कर देते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, फोड़े आ जाते हैं। तो बड़ी आंत की दीवारों
को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है, बड़ी आंत की दीवारों में फोड़े आ जाते हैं, जिससे मनुष्य को क्या होता है, उनमें पेट दर्द की समस्याएं होती हैं। अगला लक्षण लिख सकते हैं कि इसमें कभी कभी जो लीवर है, लंग्स है, फेफड़ा है, ब्रेन में भी पहुंचकर वहाँ क्या कर देते हैं, सूजन पहुंचा देते हैं, है ना। ये जो है वो बड़ी आंत के साथ साथ कभी कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर, लंग्स में, फेफड़े में, ब्रेन में पहुंचकर क्या कर देते हैं, सूजन, वहाँ भी वो उनकी दीवारों को खाकर क्या कर देते हैं, फोड़े उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होने वाले पेचिस के लक्षण। तो इतने लक्षण होने से क्या होता है, संभावना होती है कि उनमें अमीबियासिस नामक रोग हो गया है करके, है ना। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसमें रोकथाम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, रोकथाम से पहले इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, है ना, जीवन चक्र, कि किस प्रकार से इनका जीवन चक्र पूर्ण होता है करके। अब हम देखते हैं कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये उसका लाइफ साइकिल है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें भोज्य पदार्थ भी संग्रहित होते हैं, है ना। तो इस टाइप से उसकी संरचना होती है। और जब वह बड़ी आंत में जाती है ना, तो बड़ी आंत में जाने के बाद ये क्या करते हैं कि ये अपना विभाजन करने लगते हैं, यानी कि अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले उनमें क्या होता है कि उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें फ्यूज़न होता है ना, या उनके शरीर में सबसे पहले क्या होगा, जब फ्यूज़न होता है, जिसको बाइनरी फ्यूज़न कहा जाता है, मतलब एक से वो दो बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड होते हैं तो उनके केंद्रक क्या होने लगते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो बढ़ने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ते हैं, तो एक जो है वो यंग ट्रोफोजॉइट बना लेता है ना। अब यही यंग जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो डायरेक्ट फिर से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बन जाते हैं, और एक जो भाग बनता है उसको कहा जाता है प्रीसिस्टिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये अनडेवलपमेंट होते हैं, ये जो यंग ट्रोफोजॉइट है वो डायरेक्ट फिर से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बन जाता है और फिर से वो बाइनरी फ्यूज़न कर देता है। लेकिन जो प्रीसिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिस्ट के फॉर्म में रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है ना, तो एक सिस्ट के फॉर्म में बनते हैं। फिर इसके न्यूक्लियस स्टार्टिंग में वो एक न्यूक्लियस होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में विभाजन होने लगता है। तो एक न्यूक्लियस को यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है। फिर धीरे से उसके न्यूक्लियस में क्या होने लगता है, विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप जब दो न्यूक्लियस बनते हैं तो उसको कहा जाता है बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, यानी कि दो, बाई का मतलब होता है दो। उसके बाद दो से फिर कितने न्यूक्लियस बनते हैं, चार, मतलब ये अपना एक बना लेता है, ये भी अपना एक बना लेता है। तो इससे कितने न्यूक्लियस बने, चार न्यूक्लियस बने, जिसको कहा जाता है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है चार। तो ये बना लेते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। उसके बाद ये क्या होते हैं कि इनके जो चारों तरफ जो सिस्ट पाया जाता है ना, वो सिस्ट से क्या होते हैं कि वो सिस्ट वॉल जो है वो बाहर आने लगते हैं, है ना। उसके बाद जब वो सिस्ट वॉल जो है उनकी जब वो डिक्रीज़ होने लगती है तब उस अवस्था को कहा जाता है मेटासिस्ट। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फिर से डिवीज़न करने के पश्चात बहुत सारे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का निर्माण कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है ट्रोफोजॉइट। इसी अवस्था में ही ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों को संक्रमित करते हैं। अब यदि किसी जीवों में मल के द्वारा ये जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो मल के द्वारा यदि कोई रोगी है, उनके शरीर पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, तो जब वो ट्रोफोजॉइट अवस्था में रहते हैं तब ये जीवों के मल के द्वारा शरीर से बाहर आ जाते हैं। उसके पश्चात ये या तो मक्खियों के द्वारा या किसी भी सब्जी के द्वारा, जो हरी सब्जियां रहती हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाते हैं, है ना। उसके बाद पहुंचने के पश्चात फिर से ये जो आपको दिख रहा होगा यही उसका एक बड़ा रूप होता है। फिर से इनमें बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू फिर से यही प्रक्रियाएं होने लगती हैं और उसके थ्रू
क्या होता है कि जो मनुष्य है वह एमीबिएसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, है ना। और ये जो क्रियाएं होती हैं वो मनुष्यों की बड़ी आंत में होती हैं। जब ये जो ट्रोफोजाइट अवस्था में होते हैं तो ये बड़ी आंत की दीवारों को क्या करने लगते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, मतलब ये अपना उनसे पोषण लेने लगते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आंत से क्या होने लगती है, ब्लड आने लगती है, और वही मल के द्वारा जो श्लेष्म पदार्थ होते हैं और जो ब्लड होता है वो बाहर निकलने लगता है। तो इस तरीके से होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का लाइफ साइकिल, है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यह ट्रोफोजाइट अवस्था में ही मानवों में क्या होते हैं, ये संचरित होते हैं और दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमित करते हैं। अब यदि हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका से बचने के लिए यदि जो जीव है वो क्या क्या उपचार कर सकते हैं या उनकी जो रोकथाम होती है उससे बचने के लिए वह क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला ये होगा कि हमको पता है कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वह मानव के मल के द्वारा ही रोगी व्यक्ति से बाहर आते हैं, उनके शरीर से। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमेशा साफ पानी और साफ भोजन का ही सेवन करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला रोकथाम क्या हो जाएगा कि साफ जल व साफ भोजन का सेवन करना चाहिए। मतलब गंदे जल और जो भोजन जो खुले में होते हैं, है ना। अब ये सब यदि पानी है या भोजन है उसको इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ढककर ही रखना चाहिए, क्योंकि जो मक्खियाँ होती हैं वो मल में बैठेंगी, मल से फिर यदि वो आपके जल में या भोजन में जा रही हैं तो वही तो है मक्खियाँ जो क्या करती हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को वाहक है ना। मक्खियाँ जो है वो वाहक होती हैं और उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं। तो यदि कोई मक्खी है जो मल में बैठी है जहाँ पर एंटामीबा हिस्टोलिटिका उपस्थित है और वहाँ से बैठने के पश्चात यदि वो जल या भोजन में आ रही है तो उसके थ्रू एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी उसमें आ जाते हैं। और यदि इस दौरान इस जल या भोजन को यदि कोई स्वस्थ मनुष्य ग्रहण करता है तो वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका उनमें चला जाता है। इसलिए हमेशा साफ पानी और साफ भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दूसरा रोकथाम हम यह कर सकते हैं कि हमेशा सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए और सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में क्या कर देना चाहिए, धोना चाहिए, है ना। तो अगला हम रोकथाम कर सकते हैं कि जो हरी सब्जियां होती हैं, क्योंकि मक्खियां जो है वो सब्जियों में भी बैठी होती हैं, है ना। तो हरी सब्जियों को साफ पानी से न धोने के बजाय अगर हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, है ना, क्या डाल दें, पोटेशियम परमैंगनेट में क्या कर दें, भिगो दें। पोटेशियम परमैंगनेट में यदि हरी सब्जियों को क्या करें, भिगो कर उपयोग में लाए। तो हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में भिगो कर उपयोग में लाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि यदि एंटामीबा हिस्टोलिटिका है तो वह वहीं पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला रोकथाम हम कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को इस बीमारी से यदि आसपास कोई ग्रसित है ना, तो यदि वो मल करते हैं, जैसे कि आजकल तो वैसे सभी जगह क्या हो गया है कि हर चीज़ की सुविधा हो गई है, लेकिन पहले क्या था कि लोग खेतों में या कहीं भी खुले मैदान में क्या करते थे, मल त्याग देते थे। तो अगर इस टाइप का अगर किसी को बीमारी है तो मल त्यागने के बाद क्या कर देना चाहिए, उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, जैसे कि इमेटिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन। तो इन सभी औषधियों का प्रयोग करके इन सभी औषधियों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग किया जाता है, जिससे पेचिस नामक रोग या एमीबिएसिस से निजात पाया जा सकता है। तो इस प्रकार था
अमीबिएसिस रोग, जो क्या है एक प्रोटोजोआ से ही होता है। अब अगला रोग हम देखेंगे हेलमिंथस रोग। तो हेलमिंथस जो है उसके अंतर्गत कृमि वगैरह को रखा गया है। तो कृमि से होने वाले रोग जिसको कहा जाता है हेलमिंथस रोग। तो इसमें हम सबसे पहला रोग देख लेंगे हाथी पाँव, है ना। जिस प्रकार प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने मलेरिया देखा और एक क्या देखा, अमीबिएसिस देखा। अब हम हेलमिंथस रोग के अंतर्गत सबसे पहला देखेंगे हाथी पाँव, जिसको इसका एक और नाम है फाइलेरिएसिस। ठीक है, इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में इसी नाम से पूछा जाता है, फाइलेरिएसिस। परीक्षाओं में ज़्यादातर फाइलेरिएसिस के नाम से ही क्वेश्चन आता है। हाथी पाँव को बहुत कम पूछा जाता है। तो ये जो हाथी पाँव या फाइलेरिएसिस नामक जो रोग होता है वह एक हेलमिंथस रोग है। तो हम इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कौन से हेलमिंथस के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम हेलमिंथ का नाम देखते हैं। तो ये जो है फाइलेरिएसिस नामक जो रोग होता है वह होता है वुचेरिया ब्रोंकाइप्टी के द्वारा। वुचेरिया ब्रोंकाइप्टी, ठीक है। ये एक हेलमिंथस होता है, कृमि है, जिसकी वजह से हाथी पाँव नामक रोग होता है। इसका जो वाहक होता है, जो इस हेलमिंथस को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचाते हैं, वो है क्यूलेक्स मच्छर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से बीमारियां हैं जिसका वाहक कौन कौन होता है करके, है ना। तो क्यूलेक्स नामक जो मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलिस तो प्लाज्मोडियम नामक रोग के लिए उत्तरदायी होता है और हाथी पाँव या फाइलेरिएसिस के लिए क्यूलेक्स मच्छर वाहक का काम करते हैं। ये जो प्रभावित करते हैं जिस अंग को, प्रभावित अंग, वो अंग है लिम्फ वाहिनी। लिम्फ वाहिनी, लिम्फ वाहिनी क्या होती है, जिसमें लसिकाएं बहती हैं, है ना। रुधिर वाहिनी अलग होता है, लिम्फ वाहिनी अलग होता है। ये हमारे प्रतिरक्षात्मक तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये जो वुचेरिया होता है वो क्या करता है, लिम्फ वाहिनी जो नली होती है वहाँ पर ये प्रवेश करने के पश्चात अपनी संख्याओं को बढ़ा लेते हैं, जिसके पश्चात वो जो गुहा होती है या जो नली होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। लक्षण, तो इसमें सबसे पहला लक्षण है कि जब वुचेरिया ब्रोंकाइप्टी जब किसी भी जीवों में प्रवेश करता है तो जीवों के जब लिम्फ वाहिनी में वो क्या करने लगते हैं, प्रजनन के द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। तो लिम्फ वाहिनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये जो वुचेरिया है ये क्या है, जीवित और मृत दोनों अवस्था में ही क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका लक्षण है हल्का बुखार आता है ना। हल्का बुखार के साथ साथ शरीर में क्या होता है, दर्द भी होता है। दूसरा लक्षण हम लिख सकते हैं कि लीवर, स्प्लीन जो प्लीहा होती है ना, इसमें क्या करते हैं, वो सूजन आ जाता है। स्प्लीन में सूजन आ जाती है। अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इस रोग से कभी कभी कुछ अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है हाथी पाँव। जब कोई भी व्यक्ति को फाइलेरिएसिस नामक जब रोग होता है तो आप देखे होंगे कि उसके हाथ एकदम मोटे मोटे हो जाते हैं, या अगर पैर में ग्रसित है तो पैर क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिस कारण से उसका नाम दिया गया है हाथी पाँव। तो इसमें क्या होता है, अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो परजीवी होता है ना, परजीवी मतलब वुचेरिया,
तो परजीवी जब किसी भी व्यक्ति में जब प्रवेश करते हैं तो उसका माध्यम क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो ये क्या करते हैं? क्यूलेक्स मच्छर के लार में ये उपस्थित होते हैं, है ना। तो जब कोई भी क्यूलेक्स मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये जो परजीवी होता है वो उसके लार में उपस्थित होते हैं और लार के द्वारा वो क्या होते हैं? व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त में पहुंचने के पश्चात क्या होता है कि वो उसके लिम्फ वाहिनी में पहुंच जाते हैं। किस में पहुंच जाते हैं? ये लिम्फ वाहिनियों में प्रवेश कर जाते हैं और लिम्फ वाहिनी में फिर वो जब प्रवेश करते हैं वहाँ पर ये क्या करने लगते हैं? जो परजीवी होता है ना, जो हेलमिंथस है वो क्या होने लगते हैं? रूपांतरित होने लगते हैं और रूपांतरित होने के पश्चात वो अपनी संख्याओं को बढ़ाने लगते हैं। अब यदि आप देखे होंगे कि जैसे कि आप पाइप ही ले लीजिए, है ना, यदि उसमें कुछ चीज़ आ जाता है बीच में तो उसमें से पानी आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से जब लिम्फ वाहिनियों में ये परजीवी रूपांतरित होकर अपनी संख्याओं को बढ़ा लेते हैं तो उसके पश्चात जो लिम्फ तंत्र होता है ना, जो लिम्फ वाहिनियाँ होती हैं वो आपस में मिलकर लिम्फ तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वह क्या करते हैं कि जिसके कारण से रूपांतरित होकर जो लिम्फ वाहिनियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, है ना। बंद होने के पश्चात क्या होता है कि ये लैंगिक प्रजनन करने लगते हैं और वो अपनी संख्याओं को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जिस भी अंग में जब लिम्फ वाहिनियाँ, जहाँ पर कि लिम्फ वाहिनियों में ये अपना रूपांतरण करते हैं वहाँ पर का जो भाग रहता है या अंग है वो क्या हो जाता है? सूजकर मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस परजीवी का प्रभाव जीवों में पड़ता है। अब हम इसका देख लेते हैं रोकथाम। तो इसके रोकथाम में सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि ये मच्छरों के द्वारा ही फैलता है ना। तो मच्छरों को क्या करना चाहिए? नष्ट करना चाहिए। सबसे पहला रोकथाम और इसका उपचार क्या है? मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। तो उससे बचने के लिए आप बहुत सारे तरीके हैं जिसको अपनाना चाहिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि फाइलेरिया नियंत्रण के लिए, जिसको फाइलेरिया कहा जाता है इस बीमारी को, है ना। तो फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाना चाहिए या चलाया जा भी रहा है। इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे कि स्कूलों में, है ना, इस फाइलेरिया से बचने के लिए बच्चों को क्या दिया जाता है? गोलियां वितरित की जाती हैं, है ना, जिससे उनमें हाथी पांव होने की संभावना नहीं होती। इसलिए इस कार्यक्रम को अधिकतर स्कूलों में चलाया जाता है जिसके दौरान बच्चों को फाइलेरिया नामक गोली दी जाती है। और बहुत सारे औषधि हैं जिसका उपयोग करके हम हाथी पांव या फाइलेरियासिस नामक रोग से बच सकते हैं। अब हेलमिंथस के अंतर्गत हम दूसरा रोग देख लेते हैं, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो है वो जनरली बच्चों को, है ना, अधिक होती है। जो बच्चों के पेट में जो कृमि हो जाता है वही कृमि है जिसको कहा जाता है एस्केरियासिस। ठीक है। तो कृमि क्या करता है? बच्चों की आंत में उपस्थित होता है और जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या करता है? उस भोजन को वो खुद ग्रहण करने लगता है जिससे जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है ना। और बहुत सारे उसमें कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो वो जो कृमि होता है वही है एस्केरियासिस। तो यहाँ पर जो हेलमिंथस है उसका नाम देख लेते हैं। तो एस्केरियासिस नामक जो रोग होता है उस हेलमिंथस का नाम है एस्केरिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इसकी जाति है, ये लुम्ब्रिकॉइड्स। तो इस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नामक हेलमिंथस की ही वजह से एस्केरियासिस नामक रोग होता है। अब यदि हम इसका वाहक देखेंगे तो इसके लिए जनरली कोई जीव जिम्मेदार नहीं होता है वाहक के लिए। इसमें क्या होता है कि ये कीड़े मकोड़े, है ना, कीड़े मकोड़ों के द्वारा
धूल के द्वारा, या जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं, है ना, उनकी थनों में भी क्या होते हैं, ये चिपके हुए होते हैं। तो दूध से भी क्या होते हैं, वो एक जीव से दूसरे जीवों में पहुंच जाते हैं। तो ये सब है उसके वाहक। सब्जियों के द्वारा भी ये पहुंच जाते हैं, सब्जियों के द्वारा। अब ये इसके जो प्रभावित अंग होते हैं कि ये किसको प्रभावित करते हैं, तो जो एस्केरीज होता है वह क्या करता है, मनुष्यों के लीवर, यकृत को, लंग्स, फेफड़ों को, और जो हार्ट होता है ना, हृदय, तो इन तीनों अंगों को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। और इनका जो स्थान होता है कि ये शरीर में कहाँ पर होते हैं, है ना, तो ये आंत में पाए जाते हैं। और मनुष्यों का जो पचा हुआ भोजन होता है उसी पर ये जो परजीवी होते हैं वो निर्भर होते हैं। तो यदि हम इसका लक्षण देखेंगे तो इसका लक्षण क्या है कि पेट में दर्द होता है ना, पेट में दर्द होगा, बेचैनी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है। और क्या हो सकता है कि जो मनुष्य है उसकी वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि इसलिए रुकती है क्योंकि मनुष्य जो भी भोजन करता है तो उस भोजन को ये जो परजीवी होते हैं वो ग्रहण करके अपनी वृद्धि करने लगते हैं, जिससे मनुष्य की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, अतिसार, मतलब पतले दस्त होने लगते हैं और हल्का बुखार भी आने लगता है। तो ये सब हैं एस्केरियासिस रोग के लक्षण। इसका रोकथाम हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या रोकथाम और उपचार किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि दूषित जल, है ना, नहीं लेना चाहिए। दूषित जल और जो खराब सब्जियां होती हैं, सड़ी गली जो सब्जियां होती हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला हम क्या लिख सकते हैं रोकथाम में कि साफ़ सुथरे शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो एस्केरीज होता है वो एक जीव से दूसरे जीवों में जो रोगी होता है ना, एस्केरियासिस से जो भी रोगी ग्रसित है उसके मल के द्वारा ये जो एस्केरिस है वो बाहर आता है और उसके बाद फिर वो स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। तो साफ सुथरे शौचालय का उपयोग करना चाहिए। तो ये भी क्या है, उसका एक रोकथाम है। उसके बाद अगला हम लिख सकते हैं कि भोजन के पूर्व हाथ को क्या करना चाहिए, अच्छे से साफ करके खाना चाहिए। तो हाथ को साफ करके भोजन करना चाहिए। ये भी क्या है, इसका रोकथाम होता है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे कि मतलब 1-2 दिन जो भोजन बना होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, गरम गरम भोजनों को खाना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि शौच वगैरह जो कर रहे हैं, है ना, उस जगह को साफ़ सफाई से करना चाहिए। दूषित जल, सड़ी गली सब्जियों का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रोकथाम होते हैं। आपको यहाँ पर रोकथाम और उपचार ये दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें रोकथाम का मतलब होता है कि बीमार से पहले जब कोई व्यक्ति उस बीमारी से बचने के लिए यदि कुछ कर रहा है तो वो रोकथाम कहलाती है। उपचार का मतलब होता है कि वह व्यक्ति ग्रसित हो चुका है बीमारी से, अब उससे बचने के लिए यदि वो दवा वगैरह करते हैं तब उसको कहा जाता है उपचार। तो इस दोनों में जो नाम में जो फ़र्क है उसको आप समझिए। तो ये दोनों जो बीमारी है वह है हेलमिंथ रोग। तो ये सब दोनों क्या है, हेलमिंथस है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। अभी तक हमने 2 रोगों के बारे में पढ़ लिया है। पहला देखे थे हम प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ रोग के अंतर्गत सबसे पहला देखा गया था मलेरिया। दूसरा था एमीबिएसिस, जिसको पेचिस रोग भी कहा जाता है। उसके बाद हेलमिंथ रोग भी देख लिए थे, जो हेलमिंथस की वजह से होता है, जैसे कि कृमि वगैरह जो है। तो इसमें फाइलेरियासिस नामक जो बीमारी थी जिसको हाथी पाँव कहा जाता है। और दूसरा था एस्केरियासिस, जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नामक कृमि की वजह से
होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग, जो कि अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।